हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है कक्षा 8 अर्थात क्लास 8 के विज्ञान का हम लोग जो है 5वां चैप्टर, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, का हम लोग जो है आज सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर को सॉल्व करने वाले हैं। अभ्यास के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं उसको आज हम लोग देखेंगे और ये सभी हिंदी मीडियम में हम लोग आज जो है इसको सॉल्व करेंगे। और यदि आप लोग इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देखना चाहते हैं, जो कि हम जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी करवाए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग मेरे टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहाँ पे इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। और इसका भी पीडीएफ लेने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मतलब रिक्त स्थानों की उत्पत्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। रिक्त स्थान की उचित शब्दों द्वारा हमें पूर्ति करना है। तो यहाँ पे पहला क का क्वेश्चन है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में संरक्षित होते हैं उसे डैश कहते हैं, मतलब डैश कहलाता है। इसमें भरेंगे वन्य प्राणी अभयारण्य कहलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन ख नंबर का क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले स्पीसीज डैश कहलाती है। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। अब उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है ग नंबर का, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो इसमें भरेंगे जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसमें क्या भर देंगे, जलवायु भर देंगे। उसके बाद अगला दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में निम्नलिखित अंतर है। और कॉपी को इस प्रकार से क्या करना है, दो भागों में बांट देना है। कॉपी के पेज को दो भागों में बांट देंगे। एक तरफ लिखेंगे वन्य प्राणी उद्यान और दूसरा तरफ लिखेंगे जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। तो वन्य प्राणी उद्यान में हम एक नंबर में इस प्रकार से लिखना है, यह वह क्षेत्र है जहां वन्य जंतु स्वतंत्र रूप से आवास और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में पहला नंबर लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे यह वह क्षेत्र है जहां वन्य जीवन पौधों और जंतुओं तथा उस क्षेत्र के आदिवासी पारंपरिक ढंग से जीवन यापन करते हैं। ठीक है। और दूसरा इसका लिखेंगे, उदाहरण में इसका हो जाएगा सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, इसका उदाहरण हो जाएगा पंचमढ़ी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जो है दोनों में अंतर करेंगे। उसके बाद अगला दूसरा अंतर है, चिड़ियाघर और अभयारण्य में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे चिड़ियाघर, एक तरफ लिखेंगे अभयारण्य। और इस कॉपी को पेज को दो भागों में बांट देना है। चिड़ियाघर में पहला लिखेंगे, ये ख नंबर का है, ये हमारा ये ख नंबर का है। तो चिड़ियाघर वह स्थान है जहां प्राणियों को कृत्रिम आवास एवं सुरक्षित संरक्षित किया जाता है। अभयारण्य क्या है, तो अभयारण्य वह स्थान है जहां वन्य जंतु अपने प्राकृतिक आवासों में किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। और दूसरा नंबर इसका उदाहरण दे देना है। चिड़ियाघर का उदाहरण हो जाएगा दिल्ली का चिड़ियाघर बोल सकते हैं। और अभयारण्य का उदाहरण देना है राजस्थान का सारसिका बाघ अभयारण्य। ठीक है, इस प्रकार से दो का ख का अंतर लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो का ग में है, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देंगे, संकटापन एवं विलुप्त स्पीशीज में निम्नलिखित अंतर है। और पेज को क्या करना है, कॉपी के पेज को दो भागों में इस प्रकार से बांट देना है।
एक तरफ लिखना है संकटापन्न स्पीसीज, एक तरफ लिखना है विलुप्त स्पीसीज। तो संकटापन्न स्पीसीज में पहला नंबर में लिखेंगे ये प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर होते हैं, जिन्हें संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। विलुप्त स्पीसीज में लिखेंगे ये प्रजातियां अब पृथ्वी पर मौजूद नहीं है, मतलब विलुप्त हो चुका है ये। इसका उदाहरण लिखेंगे, इसका उदाहरण देंगे बाघ, जंगली भैंस आदि, ये सब विलुप्त होने की कगार पे है। और विलुप्त स्पीसीज का उदाहरण में बोल देंगे डायनासोर, जो कि विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, दो का घ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। घ नंबर में अंतर स्पष्ट करना है किसमें? वनस्पति जात एवं प्राणी जात में अंतर स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, वनस्पति जात एवं प्राणी जात में निम्नलिखित अंतर है। इसको भी क्या करना है, कॉपी के पेज को दो भागों में इस तरह से बांट देना है। एक तरफ जो है लिखना है वनस्पति जात, दूसरी तरफ लिखना है प्राणी जात। और वनस्पति जात में पहला नंबर इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात कहलाते हैं। इसका दूसरा नंबर लिखेंगे, किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल, वनस्पति जात का एग्जाम्पल अगर देंगे तो इसका एग्जाम्पल इस प्रकार से देंगे, आम, जामुन, बरगद, साल इत्यादि वनस्पति जात के उदाहरण है। और प्राणी जात का अगर उदाहरण बोलेगा, प्राणी जात का उदाहरण बोलेगा तो बोल सकते हैं हिरन, भेड़िया, कुत्ता, बाघ इत्यादि प्राणी जात के क्या है, उदाहरण है। ठीक है। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो अगला तीसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, वनोन्मूलन वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो पहला हमें चर्चा करना है किस पे, वन्य प्राणी पर। दूसरा हमें चर्चा करना है पर्यावरण पर। तीसरा चर्चा करना है गांव अर्थात ग्रामीण क्षेत्र पर। चौथा घ नंबर में हमें चर्चा करना है शहरी क्षेत्र पर। और अंगर नंबर का पृथ्वी। और 4 नंबर में अगली पीढ़ी। मतलब इस पर जो है वनोन्मूलन का, अर्थात हम पेड़ पौधे की जो कटाई करते हैं, इन सभी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग जो है देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर क्या, एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है वन्य प्राणी। तो वन्य प्राणी पर चर्चा करते हैं। देखिए वन्य प्राणी वनोन्मूलन का वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से ए नंबर करके भी लिख सकते हैं, ए नंबर कर देना है इसको, इसको बी नंबर और इसको सी नंबर, या एक में ही लिख सकते हैं मिला करके। ठीक है। तो इसका हम लोग देखते हैं क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ेगा, वनोन्मूलन के कारण वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवासों नष्ट हो जाते हैं, जिससे वे अनुकूल आवास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं। दूसरा नंबर इस प्रकार से लिख सकते हैं, और इस प्रकार वनोन्मूलन से अनेक अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाती है। या नंबर नहीं भी बैठाएंगे, ऐसे डायरेक्ट लिखते जाएंगे पैराग्राफ चेंज कर करके। और अनुकूल वातावरण नहीं मिलने के कारण वे प्रजनन नहीं कर पाएंगे और उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाएगी। तो वनोन्मूलन का वन्य प्राणी पर इस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसका ख नंबर है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार से देना है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव देकर के हेडिंग लगाना है और लिखना है, वनोन्मूलन का पर्यावरण पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमारा प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है और प्रदूषण में वृद्धि होती है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और जिसके कारण ध्रुवों पर स्थित बर्फ पिघलने लगता है और समुद्र के जल स्तर ऊंची होती चली जाती है। तो इस प्रकार से वनोन्मूलन का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अगला है वनोन्मूलन का गांव अर्थात ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव। तो इसका प्रभाव देखते हैं कैसा पड़ता है। तो वृक्षों की कटाई से
मृदा अपरदन अधिक होती है और मृदा की ऊपरी परत के हट जाने से ह्यूमस की कमी हो जाती है, जिससे उपजाऊ भूमि का अभाव होने लगता है। और इसके अलावा वनोन्मूलन से मृदा की जलधारा क्षमता काफी कम हो जाती है। इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है वनोन्मूलन का भी। उसके बाद अगला देखेंगे, वनोन्मूलन का शहर पर प्रभाव। तो वनोन्मूलन का शहर पर भी प्रभाव पड़ता है। तो पहला प्रभाव क्या पड़ता है देखते हैं। तो शहरी क्षेत्र पर वनोन्मूलन का सबसे अधिक प्रभाव प्रदूषण का होता है। अगर वनोन्मूलन का शहरी क्षेत्र पर सबसे अधिक प्रभाव जो होता है किसका होता है, प्रदूषण का होता है। उसके बाद वाहनों और कारखानों से निकलने वाले धुएं से शहर की वायु अत्यंत विषैली हो जाती है और वृक्ष की कटाई से प्रदूषण की स्थिति और अधिक खतरनाक हो जाती है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से वनोन्मूलन का शहरी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन का उत्तर इस प्रकार से देंगे, वनोन्मूलन का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे, वनोन्मूलन का पृथ्वी पर प्रभाव देकर के हेडिंग लगाना है। उसके आगे से या उसके नीचे से लिखना है, पृथ्वी पर वृक्षों की उपस्थिति के कारण ही यह सभी जीवों के रहने के लिए अनुकूल स्थान है। लेकिन वनोन्मूलन से पृथ्वी की पर्यावरण बुरी तरह नष्ट हो जाएगी और वृक्षों के कारण ही पृथ्वी का पारिस्थितिक तंत्र संतुलित रहता है। वनोन्मूलन के कारण समय समय पर सही मात्रा में वर्षा नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिखेंगे। उसके बाद अगला है वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर प्रभाव। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वनोन्मूलन का अगली पीढ़ी पर प्रभाव देकर के हेडिंग लगाना है और उसके नीचे से लिखना है, वनस्पति के कारण ही इस पृथ्वी पर जीवन संभव है। अगर पृथ्वी पर वन होंगे तभी हमारी अस्तित्व हो सकती है। और मनुष्य जो है जंगलों को साफ तेजी से कर रहा है, जिससे हमारी अगली पीढ़ी असुरक्षित हो रही है और अगली पीढ़ी के लिए प्रदूषण युक्त वातावरण होगा जहां जीवन अत्यंत कठिन होगा। इस प्रकार से वनोन्मूलन का प्रभाव जो है हमारी अगली पीढ़ी पर भी पड़ सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, क्या होगा। पहला है कौन नंबर में, यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं, यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं तो क्या होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, वृक्षों की कटाई से निम्नलिखित परिणाम होंगे। पहला परिणाम क्या होगा। तो पहला परिणाम होगा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है। दूसरा परिणाम क्या होगा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है जिससे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मतलब तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और उसको हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहेंगे। उसको अगला क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्षा की मात्रा में कमी आती है और जल चक्र प्रभावित होता है और हमारे जल की कमी हो जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख नंबर का क्या होगा यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जंगलों में मानवीय गतिविधियों से जंतु का आवास बाधित होता है। मतलब वहां पे जब मानव रहने के लिए चला जाता है तो जो भी जंगली जंतु है उसको दिक्कत होता है। अतः जंतु सुरक्षित आवास की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और ऐसी स्थिति में जंतु प्रजनन क्रिया नहीं कर पाते हैं और उनकी प्रजाति धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है। उसके बाद अगला देखेंगे, 4 का गौ है, क्या होगा यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाएगी तो नीचे की कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगेगी। इससे मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी आ जाएगी और भूमि बंजर हो जाएगी। इस प्रकार भूमि धीरे धीरे मरुस्थल में बदलनी शुरू हो जाएगी, जिसे हम लोग मरुस्थलीकरण कहते हैं। इस प्रकार से 4 के गौ का उत्तर हम लोग को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में,
संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो क नंबर का इसका क्वेश्चन है, हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, इस पृथ्वी पर सभी तरह के जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से संबंध रखते हैं और पर्यावरण में संतुलन बने रहने के लिए सभी प्रकार के प्रजातियों का रहना अति आवश्यक है। इस प्रकार से हम विविधता का संरक्षण करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद अगला ख नंबर का क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर देना है। ख का क्वेश्चन है, संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, संरक्षित वन के आसपास रहने वाले लोग वन क्षेत्र में अवैध रूप से अतिक्रमण करके इन्हें नष्ट करते रहते हैं और वे वन से अवैध तरीका से सामग्रियां प्राप्त करते हैं। अतः सुरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ठीक है, इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 5 का ग का संक्षेप में उत्तर देना है। कुछ आदिवासियां वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, आज की आधुनिक सभ्यता में भी हमारे कुछ आदिवासी भाई अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंगलों पर आश्रित है। वे शिकार कर अपना पेट भरते हैं और पेड़ों की छाल, जंतुओं की खाल आदि से अपने कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो उसका अगला घ नंबर का संक्षेप में उत्तर देना है, वनोन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है, कृषि भूमि प्राप्त करना, घर एवं कारखानों का निर्माण करना, शहरीकरण, दावानल, भीषण सूखा आदि वनोन्मूलन के कारक है। तो वनोन्मूलन के कारक ये सभी है। और प्राकृतिक आपदा जैसे कि प्रदूषण, मरुस्थलीकरण, विश्व उष्मन, पर्यावरण असंतुलन आदि वनोन्मूलन के प्रभाव है। मतलब ये जो है प्राकृतिक आपदा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, संक्षेप में उत्तर देना है, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है और पौधे, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें होते हैं। सबका अलग अलग रेड डाटा पुस्तक है। पौधे का अलग होता है, जंतुओं का अलग होता है, स्पीशीज का अलग होता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 का च है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे, पक्षियों की कुछ प्रजातियां प्रत्येक वर्ष ठंड से बचने के लिए लंबी दूरी तय करके सुरक्षित प्रदेशों में चले जाते हैं और मौसम अनुकूल होने पर ये वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार पक्षियों का एक क्षेत्र बहुत दूर अन्य क्षेत्रों में चले जाना ही प्रवास कहलाता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं, पक्षियों का एक क्षेत्र से बहुत दूर दूसरे क्षेत्र में चला जाना ही क्या कहलाएगा? प्रवास कहलाता है। चलो उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला 6ठा नंबर क्वेश्चन हमारा है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तो एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लेंगे, हमारी जनसंख्या दिनों दिन जो है बढ़ती जा रही है और ऐसी परिस्थितियों में आवास निर्माण और फैक्ट्रियों स्थापित करना भी आवश्यक हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है वनोन्मूलन करते हैं, पेड़ पौधों की कटाई करते हैं, जंगल की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन, अपने स्थानीय क्षेत्रों में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आप अपने द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाओं की सूची बनाना, अपने से ये सूची तैयार करना है। तो यहाँ पे कुछ इसका उत्तर इस प्रकार से लिखना है कि हम अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में निम्न प्रक्रियाओं की सहायता से योगदान दे सकते हैं। पहला नंबर लिख लिया। इस प्रकार से आप लोग अपना और भी लिख सकते हैं। इसमें पहला है, स्थानीय बच्चों की सहायता से अपने आसपास के क्षेत्रों में हम पौधे लगाकर जो है हरियाली को बचा सकते हैं।
उसके बाद जो है मिट्टी की बचाव करके मिट्टी को सुरक्षित रख के हरियाली को बचा सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का क्वेश्चन है, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है, समझाइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से देंगे, वृक्ष वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल में जलवाष्प मुक्त करती है और यह जलवाष्प वायुमंडल में नमी की मात्रा को बढ़ाती है, जो वर्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान करती है। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यान के विषय में सूचना एकत्र कीजिए और भारत के रेखा मानचित्र में इनकी स्थिति को दर्शाना है। तो इसका आंसर जो है इस प्रकार देना है, भारत के झारखंड राज्य में लातेहार और पालुम जिला क्षेत्र में बेतला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और भारत के मानचित्र में इसकी स्थिति निम्न प्रकार से है। और यहाँ पे भारत का मानचित्र जो है बनाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है झारखंड जो है तुम खोजना है, कहाँ पर झारखंड है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर झारखंड होगा, तो वहाँ पे मैप में झारखंड में यहाँ पे खोज लेना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन लगता है। क्वेश्चन है, हमें कागज की बचत क्यों करना चाहिए और उन कार्यों की सूची बनाए जिनके द्वारा आप कागज की बचत कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से देंगे, कागज के उत्पादन के लिए वृक्षों को काटा जाता है और कागज उद्योगों में जल, ऊर्जा और हानिकारक पदार्थों का उपयोग होता है। अतः वृक्षों, जल, ऊर्जा बचाने एवं हानिकारक रसायनों का कम उपयोग हेतु हमें कागज की बचत करनी चाहिए। और किस प्रकार से कागज की बचत करेंगे इसको भी लिख लेंगे यहाँ से। तो लिखेंगे यहाँ से, निम्नलिखित कार्यों के द्वारा हम कागज की बचत कर सकते हैं। पहला, कागज का पुनः चक्रण, जो कि लगभग 5 से 7 बार संभव है। दूसरा, कागज का पुनः उपयोग करके। तीसरा, अनावश्यक खर्च को रोक करके, अगर हम रेगुलर एक एक पेज बचाएंगे बहुत सारे पेज को कटने से रोक सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न उत्तर था इस चैप्टर का, अध्याय 5 था, पौधों एवं जंतु संरक्षण में जितने भी अभ्यास प्रश्न उत्तर थे उसको हम लोग सॉल्व किए। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।